Hello everyone and welcome back to the class. वेलकम टू today's अकाउंटेंसी मैराथन क्लास। आज की क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए कंपाइल करके लेकर कर आई हूँ मैं। आज की क्लास के बाद आप बिल्कुल प्रेटी श्योर हो जाने वाले हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। सारे एमसीक्यूज हैं आपके पास। टॉपिक जो आज कवर होने हैं वो होंगे टॉपिक BRS, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पार्टनरशिप, कैश बुक, जर्नल और लेजर। इन सब की प्योर थ्योरी क्लास आज की रहेगी। पार्ट्स में मैंने इन वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 20 क्वेश्चंस पर टॉपिक जो है हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पहले इतने से ही समझते हैं। आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपका जो कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा, पर जो आपका बैंक है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बैंक में अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी और जो कैश इन हैंड आपके पास पड़ा था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं आगे, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज। कैश बुक में ये कैसे रिकॉर्ड होगा? देखो ऑप्शन दिए हैं, डेबिट कॉलम, डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ये क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। कंफ्यूज करता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। सुनिए, जब बिजनेस कैश को बैंक में डिपॉजिट करता है इसका मतलब होता है कि कैश कम हो रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के अलग अलग कॉलम होते हैं, है ना। देखो आपको ये रूल तो पता ही है कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करना है, एसेट घटता है तो क्रेडिट करना है। सो बैंक एक ऐसा एसेट है और जब कैश डिपॉजिट होता है तो बैंक एसेट इंक्रीज़ हो जाती है ना। जाहिर सी बात है, आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक पे तो एक एसेट है तो इसलिए वो इंक्रीज़ होगा। तो अब जब इंक्रीज़ होगा तो इसलिए बैंक कॉलम की डेबिट साइड में एंट्री होगी, क्योंकि डेबिट साइड में इंक्रीज़ वाला आपने सेक्शन लिखना है। जितना भी कैश इन हो रहा है, ईदर इट इज़ इन योर हैंड और इन द बैंक, it will be recorded in the debit side of cash book. And whenever there is withdrawal of cash, even if it is cash in hand or cash from your bank, if there is a withdrawal it will be recorded in the credit side of cash book, ठीक है। तो such type of entries are known as contra entry. These are the special type of entries क्योंकि इन एंट्रीज़ में कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और कैश डेबिट कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ राइट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको बोल रहे हैं इन अ डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट को कैसे शो किया जाएगा। पहले आप ये समझो कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बिजनेस ने बैंक से अपनी डिपॉजिट से ज़्यादा पैसा जो है विड्रॉ कर लिया। सो ये बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी होगी। तो अकाउंटिंग में रूल है कि लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस, इसलिए जब भी आपका ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक कॉलम में ये कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। कैश कॉलम कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, ये याद रखना, लेकिन बैंक कॉलम जो है वो क्रेडिट हो सकता है। सो JKSSB एग्ज़ाम में ये बहुत ही कॉमन ट्रैप क्वेश्चन डाल ही देते हैं, ठीक है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ये है ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एंटर्ड ओनली इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसे सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम में ही रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक इशूड टू सप्लायर या फिर कैश सेल्स। अब ज़रा ध्यान से सुने। सही
इसका जो आंसर है ना, पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ उसका रीज़न क्या है। जो इसका सही आंसर है वो है चेक इशूड टू सप्लायर, ऑप्शन नंबर सी। अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो। देखो, चेक इशू करने का मतलब होता है कि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, है ना। यहाँ कैश का तो कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए सिर्फ बैंक कॉलम में ही आती है एंट्री। आपका जो बैंक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए कौन सी साइड में वो आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। सो कैश विड्रॉन या डिपॉजिट में दोनों कॉलम अफेक्ट होते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रा एंट्री है। लेकिन चेक इशू जब होता है, जब आप चेक इशू करते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंक स्पेसिफिक एंट्री ही कंसीडर की जाती है। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहे हैं अ चेक रिसीव्ड, चेक मिला एंड इमीडिएटली इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। मतलब देखो, आपको एक चेक मिला पर आपने तुरंत उस चेक को क्रेडिटर को दे दिया, तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ कैश कॉलम में, सिर्फ बैंक कॉलम में, कैश और बैंक दोनों कॉलम में, या फिर रिकॉर्ड ही नहीं करोगे? ध्यान से देखना। देखो, चेक रिसीव होने पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, चेक रिसीव होता है तो बैंक के बैलेंस को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चेक जो है आपके पास आते ही शूं क्रेडिटर को इंडोर्स दे दिया, आप इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स मतलब दे देना, मतलब वही चेक क्रेडिटर को दे दिया जो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके हाथ में तो कुछ आया नहीं, आपका हाथ तो बिल्कुल खाली रह गया। सो इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ बैंक इन्वॉल्व हुआ है, कैश का तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ, इसीलिए एंट्री बैंक कॉलम में होती है। सो ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रिकी लग जाता है। ठीक है। सो जो इसका सही आंसर है वो है बैंक कॉलम ओनली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है इन अ 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक है। क्या क्या होता है 3 कॉलम कैश बुक में? कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक में ये बोल रहे हैं जो डिस्काउंट अलाउड है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में, कहीं भी नहीं। चलिए ज़रा सुनिए अब ध्यान से। जो डिस्काउंट अलाउड है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक लॉस या फिर एक्सपेंस। तो अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है कि लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, है ना। सो इसीलिए जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमेशा कौन सी साइड में आता है? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अब जब आप 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो इसमें जो कैश बुक में जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दोनों साइड को अलग अलग कॉलम होते हैं। सो जो डिस्काउंट अलाउड है वो सिर्फ आता है डेबिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है क्रेडिट साइड में। सो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डेबिट साइड ओनली। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। आपको बोल रहे हैं इफ़ अ चेक इज़ डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट किया और वो क्या हो गया? डिसऑनर। सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन, कैश बुक में अभी से कहाँ रिकॉर्ड करोगे? चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया। ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ बैंक, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक, डेबिट साइड ऑफ कैश, डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ कैश। तो क्या आंसर होगा इसका? देखो, सही आंसर पहले बताती हूँ फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। सही आंसर है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो ध्यान से। देखो, डिसऑनर का मतलब होता है चेक जो पहले एक्सेप्ट हो गया था, अब बैंक ने किसी कारणवश रिटर्न कर दिया। इससे क्या होगा? जो आपका बैंक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। कस्टमर के नाम से कस्टमर के अकाउंट में दोबारा डेबिट नोट जाता है। ठीक है। अब बैंक रिड्यूस जब होता है तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड में। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें आपको बोल रहे हैं विच ट्रांजैक्शन डज नॉट अफेक्ट कैश बुक। इनमें से किन ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में कोई भी असर नहीं होगा। कैश सेल्स, कैश क्रेडिट परचेज, कैश पेड टू सप्लायर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। देखो कैश बुक है तो सारी वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कैश बेस्ड होंगी, पर एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो हमारे को क्रेडिट नाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। क्रेडिट मतलब उधार, तो उधार में अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो कैश का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो एज अ रिज़ल्ट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, सो कैश बुक सिर्फ कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। क्रेडिट परचेज में ना तो कैश आया ना बैंक यूज़ हुआ, इसलिए क्रेडिट परचेज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। ये ट्रांजेक्शन सिर्फ परचेज बुक और लेजर में ही जाती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, ये कॉन्ट्रा पे क्वेश्चन आ गया। कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स इन द कैश बुक व्हेन। कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है? कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश इज पेड टू क्रेडिटर, कैश इज ट्रांसफर्ड बिटवीन कैश एंड बैंक, या डिस्काउंट इज अलाउड। कौन से केस में कॉन्ट्रा एंट्री हम करते हैं? पहले आंसर सुनो फिर एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। कैश ट्रांसफर्ड बिटवीन कैश एंड बैंक। ठीक है, अब समझो ज़रा ये क्यों है। देखो जब एक ही ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों पे असर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कि बैंक में कैश जमा करा दिया या बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया। कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में मार्क की जाती है लेटर सी के साथ, स्पेशल एंट्री होती है और ये लेजर में पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच कॉलम इज नॉट मेंटेन्ड इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में कौन सा कॉलम मेंटेन नहीं होता है? कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, बैलेंस कॉलम या फिर डेट कॉलम। अब ध्यान से देखो, आंसर है डिस्काउंट कॉलम। अब रीज़न समझो क्यों। सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश कॉलम होता है, ना बैंक होता है ना फिर डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट और बैंक सिर्फ डबल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इन सब में से कैश कॉलम भी रखा जाता है कैश बुक में, बैलेंस तो जाहिर सी बात है होगा ही, डेट भी होगा ही, ओनली डिस्काउंट कॉलम विल नॉट अपीयर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बैंक से कैश विड्रॉ हुआ, अगर हम सिर्फ इतनी सी लाइन को पढ़ते तो हम बोल देते कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री, पर यहाँ पर आगे एक ट्विस्ट आ गया। नाउ द विड्रॉल इज़ फॉर द पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब आपको पता है, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है? ड्राइंग। सो आपको यही पूछा है कि जब आपने कैश ड्राइंग के तौर पे ले लिया तो इसको कैश बुक में इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट कैश क्रेडिट बैंक, डेबिट ड्राइंग क्रेडिट बैंक, डेबिट ड्राइंग क्रेडिट कैश, डेबिट बैंक क्रेडिट ड्राइंग। अब ज़रा ध्यान से सुनो। पर्सनल यूज़ का मतलब, या पर्सनल यूज़ का मतलब है कि बिज़नेस के लिए नहीं, ये बिज़नेस से पैसा निकाला है इसने, ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, इसलिए ये ड्राइंग होगी, ये तो आपको पता लग गया। अब ड्राइंग कर रहा है और इसने बैंक से पैसा निकाला, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका बैंक में पैसा रिड्यूस हो गया, और जब ये रिड्यूस होता है तो कौन सी साइड में आता है? ये क्रेडिट साइड में आता है। तो ये तो पता लग गया कि कैश बुक की क्रेडिट साइड में आएगा, पर नाम क्या होएगा? नाम होगा ड्राइंग, है ना, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया है। तो आंसर है डेबिट ड्राइंग क्रेडिट बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया बैंक चार्जेस डायरेक्टली, बैंक ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी, डेबिट कर दिया है आई मीन बैंक चार्जेस को, तो इसको कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो बैंक जब चार्जेस डायरेक्टली डिडक्ट करता है तो बिजनेस का बैंक का बैलेंस कम हो जाता है, इसलिए बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। ठीक है, चार्जेस जो है हमारे एक्सपेंस होते हैं, लेजर में बैंक चार्जेस शो किए जाते हैं ना, तो इसलिए सही आंसर है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बोल रहे हैं विच बैलेंस इज़ ऑलवेज शोन। कौन सा बैलेंस है जो हमेशा शो किया जाता है
बाय द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। हमेशा यही बैलेंस शो होता है कैश कॉलम का, डेबिट क्रेडिट, ईदर डेबिट और क्रेडिट या नील बैलेंस। तो अब आप ध्यान से सुनो, 12th क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं। देखो, कैश का क्या कभी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। बैंक में तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है ओवरड्राफ्ट, पर कैश में नेगेटिव बैलेंस कैसे होगा? नहीं हो सकता। बिजनेस के पास या तो कैश होता है या फिर ज़ीरो नहीं है, पर ओवरड्राफ्ट जैसा कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता कैश के केस में। इसीलिए कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हेन ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ गिवन। जब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सो इसको कैश बुक में कैसे दिखाओगे? डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड, या कैश की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? देखो, ओपनिंग ओवरड्राफ्ट का मतलब शुरू से ही बिजनेस पर बैंक की लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी हमेशा कौन सी साइड आती है? लायबिलिटी आती है हमेशा क्रेडिट साइड में, है ना। तो इसलिए ओपनिंग ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में आता है। सो सही आंसर क्या है? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ कैश बुक। कैश बुक का इनमें से कौन सा फीचर है? सब्सिडरी बुक है, जर्नल लेजर दोनों का काम करती है, सिर्फ कैश पेमेंट रिकॉर्ड करती है, बैलेंस शो नहीं करती है? ये बताना है आपने। देखो, सही आंसर है सर्व्स एज बोथ जर्नल एंड लेजर, ऑप्शन नंबर बी। अब रीज़न समझो क्यों। कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और लेजर अकाउंट भी है, इसलिए कैश और बैंक का अलग अलग लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो कैश बुक बन गई बस बन गई, यही ओरिजिनल एंट्री भी है, यही फाइनल एंट्री का भी काम करेगी आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोल रहा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक के केस में टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम्स आर। जो डिस्काउंट कॉलम का टोटल है उसके साथ क्या किया जाता है? डेली बैलेंस किया जाता है, मंथली बैलेंस किया जाता है, लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं? देखो, सही आंसर है कि लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है। डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस कभी भी नहीं किया जाता है। तो ये ए और बी ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत है। और इनका जो टोटल है वो लेजर के डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है ना। दो लेजर बनाएंगे, एक डिस्काउंट अलाउड का, एक डिस्काउंट रिसीव का, और जो इसका बैलेंस है वो दोनों अकाउंट में साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको बोल रहे हैं कैश बुक इज़ बैलेंस्ड टू नो। कैश बुक को बैलेंस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस जानने के लिए, टोटल इनकम जानने के लिए, कैपिटल बैलेंस जानने के लिए? देखो, कैश बुक बैलेंस करने में मेन पर्पस क्या होता है कि हमें ये जानना है कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है, बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है। प्रॉफिट या लॉस अलग से P&L अकाउंट से निकलता है, तो उसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस को जानने के लिए कैश बुक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछ रहे हैं विच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स नो जर्नल एंट्री इफ़ कैश बुक इज़ मेंटेन्ड। मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है कि अगर आपने कैश बुक बना ली तो जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बोला कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, कैश बुक खुद ही एक जर्नल भी होता है, इसीलिए कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स, बैंक विड्रॉल्स के लिए अलग से जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कौन सी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं? कैश परचेज, ये तो होती है, बैंक पेमेंट भी होती है, कैश रिसिप्ट भी होती है, क्या नहीं होती? सिर्फ क्रेडिट सेल्स। अगेन, क्योंकि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, ना पैसा इन हुआ ना आउट हुआ, तो ये नहीं रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम अपीयर्स ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। पता है ये डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ योर इनकम, और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोल रहे हैं इफ़ कैश बुक शोज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000।
कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 10,000, तो कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ, समझाओ। कि मतलब 10,000 कैश शॉर्टेज है, बैंक में ओवरड्राफ्ट है, कैश इन हैंड है, या एक्सेस पेमेंट होगी 10,000 की। देखो पहले मतलब ये सही आंसर सुनो, कैश इन हैंड ऑफ 10,000। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। अब रीज़न समझो। डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब होता है कि बिजनेस के पास एक्चुअल कैश अवेलेबल है। इन केस में कैश इन हैंड 10,000 है इस केस में, सो ये ओवरड्राफ्ट या लॉस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है जर्नल एंट्री। तो अब जर्नल एंट्री के थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे सारे इकट्ठे किए हैं, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जर्नल एंट्री इज़ इनकरेक्ट। जर्नल एंट्री से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। पहला है, एवरी जर्नल एंट्री अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। हर जर्नल एंट्री कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है। जर्नल एंट्री इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल ओनली। जर्नल एंट्री फॉलोज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इनमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। देखो, जर्नल एंट्री का फर्स्ट स्टेप होता है, अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल एंट्री, है ना। लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, इसीलिए हर ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो ये मैंडेटरी नहीं है। सो बाकी स्टेटमेंट्स तो अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स के हिसाब से सही हैं, सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सेट नहीं बैठ रहा है। तो सही आंसर यही है, मतलब जर्नल एंट्री के लिए इनकरेक्ट लाइन यही है कि ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल ओनली। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, जर्नल एंट्री हेल्प्स इन। किस चीज़ में जर्नल एंट्री आपकी हेल्प करती है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, या प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट डायरेक्टली। तो देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मतलब जर्नल एंट्री हेल्प किस चीज़ में करती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सो जर्नल का मेन पर्पस यही होता है कि डेटा को, ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज रिकॉर्ड करना। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट ये तो बाद के स्टेप्स हैं। जर्नल का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ बेस प्रोवाइड करना, फाइनल रिजल्ट्स नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोल रहे हैं विच अकाउंट इज़ डेबिटेड। कौन सा अकाउंट को आप डेबिट करोगे जब व्हेन एन एक्सपेंस इज इनकर्ड बट नॉट पेड इमीडिएटली। मतलब खर्चा हो गया पर पेमेंट नहीं करी आपने तुरंत। अब अगर आपने पेमेंट अभी नहीं की तो पेमेंट आप कब करोगे, बाद में। बाद में करने का मतलब ये क्या बन गई आपकी एक लायबिलिटी। ठीक है, अब ऑप्शन देखो क्या है, कैश अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट। अब कई बच्चे इसमें मिस्टेक करके ऑप्शन नंबर बी को टिक कर आ जाएंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। आप क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ने की वजह से गलत ऑप्शन टिक करेंगे। इसमें देखो क्या करने को बोला है, डेबिट किसको करना है ये बोला है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। डेबिट किसको करते हैं, हमारे एक्सपेंस को। एक्सपेंस क्या था, जो भी एक्सपेंस रहा होगा, रेंट है, सैलरी है, वॉट एवर इट इज़, सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, एक्सपेंस इनकर हो चुका है चाहे पेमेंट हुई या ना हुई हो। सो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस करेंट ईयर में डेबिट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो एक लायबिलिटी है जो कि क्रेडिट होगी, इसीलिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ने की वजह से होने वाली गलतियां हैं जो एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्क्स लेकर आती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन की वजह से एडजस्टिंग जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ती है। कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज, रेंट आउटस्टैंडिंग या फिर कैश पेड टू क्रेडिटर। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो रेंट आउटस्टैंडिंग एक एडजस्टिंग एंट्री होती है क्योंकि एक्सपेंस रिलेट करता है करंट पीरियड से,
पर पेमेंट कब हो रही है, फ्यूचर में, इसलिए ईयर एंड एडजस्टमेंट रिक्वायर होता है। तो तब हम लोग ये एडजस्टिंग जर्नल एंट्री को पास करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, आपने एसेट खरीदी, कैसे, पार्शली फॉर कैश एंड पार्शली ऑन क्रेडिट, आधा आपने कैश दिया, आधा आपने उधार पे रखा। तो कहते हैं जर्नल एंट्री कैसी होगी इसकी, वो बताना है। जर्नल एंट्री कैसी होगी, जर्नल एंट्री विल इन्वॉल्व, सिर्फ 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व होंगे जर्नल के, तीनों अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक अकाउंट होगा, या कैपिटल अकाउंट कंपलसरी होगा। देखो सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी। अब ज़रा इसका रीज़न समझो। पार्ट कैश और पार्ट क्रेडिट परचेज है ना, तो एसेट अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एसेट अकाउंट, और क्योंकि एसेट खरीदी है इसलिए कैश अकाउंट, क्योंकि कैश दिया है, क्रेडिटर अकाउंट क्योंकि क्रेडिट में भी है। तो कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए आपके। ठीक है, तो ये किस तरह की एंट्री होती है, ये होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर पासिंग ऑफ जर्नल एंट्री, एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन से केस में, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या ऑल ऑफ द अबव। देखो यही चीज़ अभी हमने ऊपर कैश बुक के जब हम एमसीक्यू कर रहे थे तब डिस्कस किया था, है ना। जब कैश बुक मेंटेन होती है तो कैश रिसीव्ड, कैश पेड, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, इन सब के लिए सेपरेट जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कैश बुक खुद एक जर्नल और लेजर का काम करता है। इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, कैश बुक में। अभी हमने ऊपर कैश बुक के एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया है ना, इसीलिए इनके लिए जर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहे हैं विच प्रिंसिपल इज़ मेनली अप्लाइड वाइल पासिंग जर्नल एंट्री। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं, कॉस्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, या फिर मैचिंग प्रिंसिपल। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, क्योंकि जर्नल एंट्री का फाउंडेशन ही डुअल एस्पेक्ट है। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसके बिना जर्नल एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहे हैं व्हेन इनकम इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एक एसेट, एक एक्सपेंस, एक लायबिलिटी, या फिर एक कैपिटल। देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब सर्विस अभी प्रोवाइड हुई ही नहीं है, पैसा आपको पहले ही मिल गया, तो बिज़नेस के लिए ये अमाउंट क्या होगी, एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि अकाउंटिंग में एडवांस इनकम को हम अनअर्न इनकम भी कहते हैं, तो इसे हम अपना फ्यूचर ऑब्लिगेशन कंसीडर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लायबिलिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपको बोल रहे हैं विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करोगे व्हेन बैड डेट्स आर रिटर्न ऑफ। बैड डेट को जब आप राइट ऑफ करोगे तो कौन से अकाउंट को डेबिट करने वाले हो आप। देखो बैड डेट राइट ऑफ करते वक्त लॉस को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। लॉस क्या हुआ आपका, बैड डेट, इसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, डेटर से रिकवर नहीं होगा तो डेटर को अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जितना पैसा आपका डेटर से रिकवर नहीं हुआ तो डेटर के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। मान लो ABC जो भी है उसको आपने क्रेडिट कर दिया। इसीलिए आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा है क्रेडिट किसे कर रहे हो, तो किसे किया हमने, ABC जो भी डेटर का नाम है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है विच टाइप ऑफ जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री किस तरह की होती है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, या फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टिंग एंट्री। डेप्रिसिएशन एक ईयर एंड एडजस्टमेंट होता है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है, इसलिए डेप्रिसिएशन के लिए हम एडजस्टिंग जर्नल एंट्री को पास करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपको पूछ रहे हैं व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, आपने एज अ फ्री सैम्पल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, यू विल ट्रीट दैम एज परचेजेस, एज सेल्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, या इग्नोर कर दोगे।
फ्री सैंपल में जब आप गुड्स को क्या कहते हैं देते हैं तो कैसे क्या करोगे आप? देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीट एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। जाहिर सी बात है, आप फ्री सैंपल दे रहे हो तो ये तो एक प्रमोशनल एक्टिविटी हुई, इसलिए ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में आप इसे इंक्लूड करोगे। ये ना सेल्स होती हैं ना परचेज होती हैं। इग्नोर ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि हमको ट्रांजेक्शन को इग्नोर करेंगे। सो इसकी प्रमोशनल एक्टिविटी को आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में आपने पुट ऑन कर लेना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जर्नल एंट्री इज ट्रू। सही बात कौन सी है? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ये सच है। जर्नल एंट्री इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग इन लेजर, लेजर में पोस्ट करने के बाद हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, ये सच है। जर्नल एंट्री एक्सप्लेन्स द ट्रांजेक्शन ब्रीफली, ब्रीफ में वो समझाती है, ये सच है। ये जर्नल एंट्री इज ऑप्शनल इन अकाउंटिंग, ये सच है कि ये ऑप्शनल है। देखो डी तो बिल्कुल ही निहायत ही गलत है ना, ऑप्शनल जैसा तो कुछ है नहीं, जर्नल एंट्री बड़े काम की चीज़ है ना। सिर्फ जर्नल एंट्री कैश रिकॉर्ड करती है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्रेडिट कौन रिकॉर्ड करेगा भाई। जर्नल लेजर के बाद बनती है, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, ये तो हमें पता है जर्नल के बेसिस पे लेजर बनता है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सो इट एक्सप्लेन्स द ट्रांजेक्शन ब्रीफली। जर्नल एंट्री में हम लोग नरेशन करते हैं एंट्री करने के बाद, वो ट्रांजेक्शन को बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन करता है। सो ये एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कंसेप्चुअल पॉइंट है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे व्हेन वेजेस आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। देखो आपने वेजेस पे किए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कई जो समझदार बहुत ही एक्स्ट्रा बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि भाई आपने वेजेस पे किए हैं, ये कर दिया आपने जो प्रिंसिपल का ही रूल, जो प्रिंसिपल रूल है उसी का पूरा वायलेशन कर दिया। आप ये देखो वेजेस आप पे किस लिए कर रहे हो, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वो खर्चा है जो आपने मशीनरी को रेडी टू यूज़ करने के लिए इनकर किया है ना। सो मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस आप देते हो ये एक हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट होता है, इसलिए वेजेस अकाउंट को नहीं मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसा ट्रीट किया जाता है, एज एन एक्सपेंस, एज एन इनकम, एज अ लायबिलिटी या और एज एन एसेट। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की एक इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम इसलिए होती है क्योंकि ओनर से हम इसे चार्ज करते हैं, इससे कैपिटल रिकवर होता है और इसीलिए बिजनेस की इनकम है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाएगी इन ट्रांजैक्शन में से, कैश पेड टू क्रेडिटर, इसको तो सिंपल एंट्री है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सिंपल एंट्री है। कैश सेल्स, सिंपल एंट्री है। सैलरी इज पेड पार्शली इन कैश एंड पार्शली आउटस्टैंडिंग, आधी सैलरी कैश में दे दी, आधी सैलरी आउटस्टैंडिंग ही रखी, अभी तक पे ही नहीं करी। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये यहाँ पर आपका कैश अकाउंट, आपका सैलरी अकाउंट और आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये तीन अकाउंट जो है आपके यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसीलिए ये एक होगी आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। आपको बोला है जर्नल एंट्री को और क्या कहा जाता है, किस नाम से प्रचलित है, फाइनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, क्लोजिंग एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड होती है। सो जो लेजर है ये इसका सेकंड स्टेप में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे जब इनकम अक्रू हो गई है पर अभी तक आपको मिली नहीं है। देखो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड मतलब इनकम रिलेट करती है करेंट ईयर से, इसलिए इनकम जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी आपकी क्रेडिट। और अक्रूड इनकम आपकी होगी एक एसेट, और एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो आपको पूछा है क्रेडिट किसे करोगे, तो क्रेडिट यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम, इनकम आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18
आपको पूछ रहे हैं विच जर्नल एंट्री अफेक्ट्स बोथ ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन सी जर्नल एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों को इम्पैक्ट करेगी? सैलरी पेड, कैश विड्रॉन बाय ओनर, परचेज ऑफ गुड्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ गुड। ये ट्रांजैक्शन आपके ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी। देखो, परचेज ऑफ गुड्स अफेक्ट करता है ट्रेडिंग अकाउंट को क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, और बैलेंस शीट को क्योंकि आपने वो गुड्स परचेज कैश में किए तो एसेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट में किए तो लायबिलिटी में इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है ये। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कौन से एरर को डिटेक्ट करती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन या ओरिजिनल एंट्री। 19th क्वेश्चन, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री तब होती है जब जो आपका अमाउंट है वो गलत रिकॉर्ड हो जाता है। इसे रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास होती है, इसीलिए जर्नल एंट्री से ये एरर जो है आपका डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछ रहे हैं जर्नल एंट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज। जर्नल एंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये आपको प्रॉफिट लॉस बताती है, कैश मैनेजमेंट में हेल्प करती है, या फिर पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का पूरा बेस है, या लेजर को रिप्लेस करती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का बेस फॉर्म करती है आपकी जर्नल एंट्री, है ना। जर्नल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का फाउंडेशन होती है। अगर जर्नल गलत तो लेजर गलत, फिर ट्रायल बैलेंस गलत, फाइनल अकाउंट्स गलत, सब कुछ गलत। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपकी जर्नल एंट्री। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने जर्नल के भी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें हम कवर करेंगे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें भी 20 MCQs आपके लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी एपेक्स बॉडी है जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो आपके पास ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग। अब ज़रा पहले समझेंगे। इंडिया में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट का पैसा कैसे कलेक्ट होता है, कैसे बजट बनता है, कैसे एक्सपेंडिचर कंट्रोल होता है, कैसे डेट मैनेज होता है। ये सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एपेक्स कहा जाता है, एपेक्स बॉडी। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बजट प्रेपरेशन, रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रोसीजर सब आता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब हम समझते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हैं। देखो, आरबीआई जो है ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, गवर्नमेंट के बजट को नहीं। जो नीति आयोग है ये पॉलिसी थिंक टैंक है, फाइनेंशियली ये मैनेज नहीं करता है। और जो प्लानिंग कमीशन है ये तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है। सो पब्लिक फाइनेंस या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपने याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपको बोल रहे हैं द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज़ क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये कौन से आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है? आपको बोला है ऑप्शन आर्टिकल 110, आर्टिकल 266, आर्टिकल 218, आर्टिकल 112। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 266 है ये हमें बताता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे, और गवर्नमेंट की सारी इनकम जैसे कि टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोन्स, ये सब कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होती है। तो इसीलिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आर्टिकल नंबर 266। जो आर्टिकल 110 है ये मनी बिल को बताता है, आर्टिकल 280 जो है ये फाइनेंस कमीशन बताता है, और आर्टिकल 112 जो है ये बजट बताता है। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल MCQ, ये एग्ज़ाम में
आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपको बोल रहे हैं विच अथॉरिटी कंट्रोल्स द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। कौन सी अथॉरिटी ये कंट्रोल करती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी का विड्रॉवल होगा नहीं होगा, ये सब कुछ ये कौन कंट्रोल करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब ज़रा समझेंगे इसको। देखो, जो कंसोलिडेटेड फंड, ये कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा डायरेक्ट विड्रॉल कभी भी नहीं किया जाता, उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स पास होती हैं, एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। इसलिए रियल कंट्रोल जो है वो होता है पार्लियामेंट के पास। ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सिर्फ फॉर्मल अप्रूवल के लिए होता है। जो पीएम है वो एग्जीक्यूटिव हेड या फंड कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव हेड का काम करते हैं, फंड कंट्रोल नहीं करते हैं। और जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये ऑडिट करता है, पैसा रिलीज़ नहीं करता। ठीक है। सो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट। आपने एक गोल्डन लाइन याद रखनी है, नो मनी कैन बी विदड्रॉन विदाउट पार्लियामेंटल अप्रूवल। ठीक है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कोई पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड्स व्हाट। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, या फिर पब्लिक डेट। तो देखो, पहले रेवेन्यू रिसिप्ट को समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो रेगुलरली आती हैं, जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करती, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, फ़ी, फाइन, इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है। इसलिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। देखो, जो लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट है ना, ये कैपिटल रिसीट है। रिकवरी ऑफ लोन इज़ ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट, पब्लिक डेट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। तो आपने बस एग्जाम के लिए एक ट्रिक याद रखनी है कि रेगुलर इनकम मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, ऑल राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहे हैं आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग एसेट, इंटरेस्ट पेमेंट या सब्सिडी। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट का वो खर्चा जिससे एसेट क्रिएट होता है या लायबिलिटी कम होता है। ठीक है। जैसे बिल्डिंग, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, या लोन रीपेमेंट। सो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग एसेट्स। अब जो एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी है या सब्सिडी है, ये इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सारे जो है आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। ठीक है। आपने याद रखना है ये कि जब एसेट क्रिएशन होगा इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ओके, ऑल राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहे हैं हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में यूनियन बजट को कौन प्रेजेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आप देखो, यूनियन बजट को फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, लेकिन प्रेजेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जस्ट एड्रेस करते हैं उसे। जो पीएम है वो पॉलिसी हेड होते हैं, और जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो बजट प्रेजेंट करने का जिम्मेदारी होती है वो होती है फाइनेंस मिनिस्टर को। सो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहे हैं द फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? जनवरी टू दिसंबर, जुलाई टू जून, अप्रैल टू मार्च, या मार्च टू फरवरी। देखो, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। इस पीरियड के लिए बजट बनता है, अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। ठीक है। दिस इज़ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन।
तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अप्रैल टू मार्च। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहे हैं विच फंड इज़ मेंट फॉर मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर। मतलब वो मनी जो ऑन द बिहाफ ऑफ अदर आपने रिसीव किया है उसके लिए कौन सा फंड मेंटेन किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट या नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। देखो पब्लिक अकाउंट में वो पैसा आता है जो गवर्नमेंट के अपने नहीं, जो गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं होता है, जो ट्रस्ट के रूप में रखा जाता है, ठीक है, जैसे कि पीएफ डिपॉजिट या स्मॉल सेविंग। सो जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक अकाउंट। जो कंसोलिडेटेड फंड है ना वो गवर्नमेंट का अपना मनी होता है। कॉन्टिजेंसी फंड जो होता है वो इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक अकाउंट है। ये गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं होता है, ये ऑन बिहाफ ऑफ अदर रिसीव करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज ऑपरेटेड बाय, कौन ऑपरेट करता है इसको, पार्लियामेंट, फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सही आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए होता है, ये पार्लियामेंट सेशन ना हो तब यूज़ होता है उसका। इस फंड को प्रेसिडेंट ऑपरेट करता है, लेकिन एडवाइस जो होता है वो कैबिनेट के लेता है, ठीक है। तो याद रखना है आपने, इमरजेंसी फंड होता है ये कॉन्टिजेंसी फंड। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछ रहे हैं विच डॉक्यूमेंट गिव्स डिटेल्स ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की डिटेल्स देता है। फाइनेंस एक्ट, बजट, वाइट पेपर या इकोनॉमिक सर्वे। सो जो इसका सही आंसर है वो है बजट। बजट का मतलब ही होता है जो एस्टिमेशन पे चले, एक्यूरेसी पर नहीं। तो बजट एक डॉक्यूमेंट है जो फ्यूचर ईयर के एक्सपेक्टेड इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स का पूरा हिसाब रखता है, बताता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको बोल रहे हैं द इकोनॉमिक सर्वे इज़ प्रेजेंटेड बाय। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करता है, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन या फिर कैग। सो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो इकोनॉमिक सर्वे मतलब इकोनॉमी का एनालिसिस होता है, बजट से पहले प्रेजेंट होता है ये, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर ही पब्लिश होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सी है, आपने बताना इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज या फीस एंड फाइन्स। देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू में फ़ी, फाइन, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। टैक्सेस नहीं आते, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, दे डोंट कम अंडर दिस। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फीस एंड फाइन्स। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको पूछ रहे हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको कौन अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो कैग जो है ना वो गवर्नमेंट अकाउंट का ऑडिट करता है। इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए जो प्रेसिडेंट है ना वो अपॉइंट करता है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंक्लूड की जाए वो बायस्ड ना हो, अनबायस्ड हो। अब 14th क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच सिस्टम इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट पेमेंट्स। कौन से सिस्टम से गवर्नमेंट की पेमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। IFMS, GSTN, PFMS, DBT, कौन सा है। तो देखो सही आंसर तो इसका PFMS है। अब इसके एक्सप्लेनेशन सुन लो। PFMS मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है जो आपको रियल टाइम पेमेंट ट्रैक करके बताता है, डायरेक्ट फंड्स ट्रांसफ़र करता है और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। सो ये FA के लिए बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है PFMS का, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बोल रहे हैं PFMS के बेस पे है ये, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली डील्स विद व्हाट, किससे ज़्यादा मेनली डील करते हैं ये। प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस, गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, कॉरपोरेट अकाउंटिंग या फिर बैंकिंग ऑपरेशन। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
जो कि है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। देखो पीएफएम का फोकस होता है गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट पता नहीं कौन सी है, जीएसटी, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो देखो कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो जो आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करता है और आपकी एसेट्स को रिड्यूस करता है। तो लोन लेना ही एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे आपकी कैपिटल रिसीट होती है। देखो लोन लेने से क्या है, लायबिलिटी बढ़ेगी और आपकी एसेट रिड्यूस होगी। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट। अब 17th क्वेश्चन, इसमें आपको बोल रहे हैं वोट ऑन अकाउंट इज जनरली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ या 1 मंथ। अब आप देखो वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये एक टेम्परेरी परमिशन होती है बजट पास होने तक, जनरली 3 महीने के लिए होता है ये, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 मंथ्स। अब 18th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं विच इंस्टीट्यूशन ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट अकाउंट जो है इंडिया के वो कौन सा इंस्टीट्यूशन ऑडिट करता है, फाइनेंस कमीशन, आरबीआई, पार्लियामेंट या कैग। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी, कैग। सो कैग मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट का ऑडिट करने का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैग के ऊपर आती है। और ये पूरा ऑडिट करके रिपोर्ट बना करके ये पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अनबायस्ड, इसलिए इनको आउटसाइडर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि जो ये रिपोर्ट दें ये बिल्कुल अनबायस्ड हो। अब 19th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स आर चार्ज टू whom। जो ग्रांट्स होती हैं एड की वो किसको चार्ज की जाती हैं, पब्लिक अकाउंट को, कॉन्टीजेंसी फंड को, कंसोलिडेटेड फंड को या नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को। सो जो ग्रांट्स इन एड होती है ना वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड, ऑप्शन नंबर सी। सो ग्रांट्स इन एड मतलब एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसलिए कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछ रहे हैं विच बॉडी रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इनमें से चारों में से कौन सी बॉडी है जो टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कितना होगा और स्टेट में कितना होगा ये डिसाइड करती है, आरबीआई, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन या फिर प्लानिंग कमीशन। तो देखो सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस कमीशन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फाइनेंस कमीशन मतलब सेंटर और स्टेट में जितना भी टैक्स शेयर होगा ये सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो फाइनेंस कमीशन के पास होती है। वो फाइनेंस कमीशन ही है जो ग्रांट्स को भी रेकमेंड करता है। अगर कोई कैलामिटी या कोई भी त्रासदी, कुछ भी, एनीथिंग वट एवर हैपन्स, तो कितना एड किसको प्रोवाइड करना है, कितना ग्रांट किसको प्रोवाइड करना है, ये भी फाइनेंस कमीशन का ही काम होता है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 280 इफ यू रिमेंबर, ठीक है। ऑल राइट, सो बाय दिस वी एंड अवर दिस टॉपिक एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल स्टार्ट विद MCQs ऑन BRS। इस पे भी आपके पास 20 MCQs रहेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है अ BRS इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकनसाइल द बैलेंस एज पर। मतलब BRS को हम प्रिपेयर करते हैं, हमने बैलेंस को रिकनसाइल करना होता है, दोबारा से मैच करना होता है। सो एज पर किसके मैच करना होता है, कैश बुक एंड ट्रेडिंग अकाउंट के, पासबुक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, कैश बुक एंड पासबुक के, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट के। ऑल राइट, तो जैसे कि हमें पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो BRS है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ये रिकनसाइल किसे करता है, ये रिकनसाइल करता है हम एज अ बिज़नेस अपने पास जो कैश बुक मेंटेन रखते हैं और बैंक अपने पास जो पासबुक मेंटेन करता है उनको, इन दोनों के बीच में कुछ कई बार डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं।
तो उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए हम BRS बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि BRS को हम लोग बैलेंस एज पर क्या रिकनसाइल करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो जो सही आंसर है वो है कि BRS इज प्रिपेयर्ड to reconcile the difference between bank column of cash book that is maintained by business and passbook which is maintained by bank. So जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, चेक इशूड, सिर्फ इतने का ही मतलब देखो। चेक इशूड का मतलब ये हुआ कि हमने किसी को पेमेंट करनी थी, इसलिए हमने अपनी चेक बुक में से एक चेक काट कर उसको दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने चेक बुक में से उसको चेक फाड़ के दिया होगा तो हमने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा? माइनस कर दिया होगा अमाउंट, है ना। जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि हम तो पेमेंट कर रहे हैं उसको, इसलिए हमने उसे माइनस कर दिया। पर मसला क्या हुआ? बट यहीं पे मसला हो गया। मसला ये हुआ कि इट वॉज नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब कि हमारा इशू किया हुआ चेक, जो चेक बुक हमने फाड़ के दी थी, उसको चेक का लीफ फाड़ के दिया था, उस बंदे ने अभी तक उसको बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया है। अब जब उसने बैंक में जाके प्रेजेंट ही नहीं किया तो इसका मतलब बैंक वालों को तो अभी तक पता ही नहीं है कि हमने पेमेंट के लिए किसी को चेक दिया है। तो इस वजह से हमने कैश बुक में तो माइनस कर दिया था, कैश बुक में तो हमने अपना बैलेंस डिक्रीज़ कर दिया था, पर बैंक वालों ने पासबुक में तो कुछ भी नहीं किया। जब बैंक वालों ने कुछ भी नहीं किया, करना क्या चाहिए था? उन्होंने भी डिक्रीज़ करना चाहिए था ना अमाउंट को, पर उन्होंने तो कुछ भी किया ही नहीं। कुछ ना करने की वजह से हमारा बैलेंस डिक्रीज़ नहीं हुआ। तो जब हमारा बैलेंस डिक्रीज़ नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमारा बैलेंस इनके पास बढ़ा हुआ पड़ा हुआ है ना, इंक्रीज्ड ही है। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा है कि जब चेक इशू हो गया पर प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज कैश बुक बैलेंस, डिक्रीज पासबुक बैलेंस, इंक्रीज पासबुक बैलेंस या हैव नो इफेक्ट ऑन बैलेंस। तो देखो क्या हुआ, पासबुक हमारी इंक्रीज रह गई। तो सही ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज पासबुक बैलेंस, ठीक है। क्योंकि चेक इशूड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इमीडिएटली बाय रिड्यूसिंग द कैश बुक बैलेंस, है ना, हमने इसको फटाफट माइनस कर दिया था। बट अनटिल इट इज़ प्रेजेंटेड बैंक डज नॉट डेबिट इट, जब तक प्रेजेंट नहीं होएगा तो बैंक क्यों माइनस करेगा? उसको थोड़ी सपना आ रहा है कोई। तो एज अ रिजल्ट द पासबुक बैलेंस विल रिमेन हाई, इट विल रिमेन इंक्रीज्ड। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं चेक डिपॉजिटेड। अब हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, पहले इतने से ही समझते हैं कि इतने से का ही क्या मतलब हुआ। चेक डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि आपको चेक मिला था किसी से और आपने वो चेक बैंक में जमा कराने के लिए दे दिया, बैंक में आपने वो चेक डिपॉजिट कर दिया। तो जब आपने बैंक में वो चेक जमा कराया तो कैश बुक में आपने क्या किया होगा? कैश बुक में आपने प्लस कर दिया होगा, क्योंकि मुझे चेक मिला और मैंने उसे बैंक में जमा कराया, तो मैंने अपना अकाउंट क्या कर दिया? मैंने अपना अकाउंट अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया, मेरा बैलेंस कैश बुक में इंक्रीज़ हो गया। अब देखो मसला क्या हुआ, अब यहाँ पर आ गया है बट। सारा मसला जो है वो बट की वजह से होता है। अब हुआ ये कि हमने तो डिपॉजिट कर दिया था बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब बैंक वालों ने अभी तक उसको कलेक्ट किया ही नहीं है। मतलब हमने जो चेक उनको दिया था ना बैंक वालों को, बैंक ने वो चेक को अपने ड्रॉअर में ही रखा हुआ है, उन्होंने अभी तक अकाउंट में एंट्री चढ़ाई नहीं है, कंप्यूटर्स में ऐड ऑन किया ही नहीं है, उसको कुछ ट्रीट ही नहीं किया है। जिस वजह से क्या हुआ
कि जो पासबुक है उन्होंने कुछ ना करने की वजह से हमारा जो बैलेंस उन्हें बढ़ाना चाहिए था वो उन्होंने बढ़ाया ही नहीं। अब अगर उन्होंने बैलेंस नहीं बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका बैलेंस उनके पास जो है वो घटा हुआ रह गया, है ना। समझ में आया? पूरा सिनेरियो समझ में आ गया? ऑल राइट, वेरी गुड। जब पहले आपने पूरी स्टोरी समझ लेनी है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार हम एग्ज़ाम में गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन हमें आता होता है उसके बावजूद भी हम कई बार ध्यान से नहीं पढ़ते। एज अ रिज़ल्ट आते हुए क्वेश्चन को भी हम गलत कराते हैं और हम फंस जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के झपले में। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला था कि चेक डिपॉजिट हुआ पर वो कलेक्ट नहीं हुआ, आर रिकॉर्डेड इन, कहाँ पर रिकॉर्ड होगा ये? देखो, पासबुक ओनली, क्या सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ वो? नहीं, देखो पासबुक में तो हुआ ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम हुई ना कि पासबुक में हुआ ही नहीं। कैश बुक ओनली, बोथ कैश बुक एंड पासबुक, नीदर बुक। नीदर बुक का तो जैसा कोई सिचुएशन ही नहीं हुई है यहाँ पर। और अगर दोनों बुक्स में एंट्री हुई होती फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो हुआ क्या, इसकी एंट्री हुई है सिर्फ कैश बुक में। देखो, हमने कैश बुक में ही ऐड किया और कहीं पे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको? सो व्हेन चेक्स आर डिपॉजिटेड, बिजनेस रिकॉर्ड्स देम इमीडिएटली इन द कैश बुक। जैसे ही हमारा कोई काम होता है हम अपनी कैश बुक में तुरंत एंट्री कर देते हैं। बैंक रिकॉर्ड्स देम ओनली आफ्टर कलेक्शन, बैंक उसे तभी रिकॉर्ड करेगा जब कलेक्शन हुआ, और यहाँ पर कलेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है? व्हेन बैंक चार्जेस आर डेबिटेड बाय बैंक। अब देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ पहले इतने को ही हम लोग समझते हैं अच्छे से। बैंक चार्जेस आर डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस बैंक डेबिट करता है। बैंक डेबिट करने का मतलब क्या होता है? पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पासबुक में अगर डेबिट बोला गया है तो इसका मतलब वो माइनस है, और क्रेडिट बोला गया है तो इसका मतलब वो प्लस है। और जो कैश बुक है उसमें उल्टा होता है। कैश बुक में अगर डेबिट बोला गया है तो इसका मतलब वो प्लस है, और कैश बुक में अगर क्रेडिट बोला गया है इसका मतलब वो माइनस है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे थे, इसको समझते हैं। बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किया, तो बैंक ने डेबिट किया तो इसका मतलब पासबुक में क्या हो गया? वो पासबुक में वो हो गया माइनस, है ना। अब आगे, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं। अब हुआ है यहाँ पे मसला, क्योंकि यहाँ पर आ गया बट। तो हुआ क्या कि बैंक ने तो बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए, माइनस कर दिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, मतलब अब की बार कैश बुक ने घपला कर दिया, कैश बुक में वो रिकॉर्ड हुए ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? देखो, पासबुक ने तो भाई माइनस कर दिया और बैलेंस डिक्रीज़ कर दिया, पर कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। कैश बुक ने भी डिक्रीज़ करना चाहिए था पर उसने नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ ही रहेगा, है ना। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहेगा, इसका मतलब जो कैश बुक है वो ज़्यादा अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा एज़ कंपेयर टू पासबुक, है ना। यही मतलब हुआ ना इसका। चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में आपको, क्वेश्चन में ये बोला था कि कैश बुक का बैलेंस कैसा दिखेगा। ऑप्शन में आपको बोला है लेस देन पासबुक बैलेंस, मोर देन पासबुक बैलेंस, इक्वल टू पासबुक बैलेंस, या नील। तो सिचुएशन देखो, हमने कर ही लिया है डिस्कस। कैश बुक का बैलेंस मोर देन पासबुक बैलेंस होगा, तो ये सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन पासबुक।
ठीक है, समझ में आया? बैंक चार्जेस आर डिडक्टेड बाय द बैंक फर्स्ट, सो पासबुक डिक्रीजेज अकॉर्डिंगली. But cash book is not updated yet, so the cash book will show higher balance. All right, चलिए अब बढ़ते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ. इसमें आपको बोल रहे हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक. पहले सिर्फ इतने को ही समझते हैं. बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब पासबुक ने क्रेडिट किया. तो पासबुक का क्रेडिट हमने अभी डिस्कस किया क्या होता है, प्लस. मतलब पासबुक ने प्लस कर दिया, यानी पासबुक ने बैलेंस को इंक्रीज़ कर दिया. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आगे हम अब पढ़ते हैं. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक डायरेक्टली विल, मतलब बैंक ने डायरेक्टली इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो इससे क्या असर पड़ेगा. पहला ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज पासबुक, इंक्रीज इन पासबुक, इंक्रीज कैश बुक या डिक्रीज कैश बुक बैलेंस. तो आप देखो यहाँ पर हुआ क्या है, पासबुक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी. So the interest credited by bank is first recorded in passbook and cash book is updated later on. So as a result जो पासबुक का बैलेंस है it will shows increased balance. ठीक है, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मीन्स. ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पूछ रहे हैं एज पर पासबुक में क्या मतलब होता है. तो सबसे पहले ओवरड्राफ्ट का मतलब समझो. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस. ठीक है, तो ये नेगेटिव बैलेंस आपका कैश बुक में भी हो सकता है और पासबुक में भी हो सकता है. ठीक है, तो आपको पता है कि पासबुक में नेगेटिव कब होता है, डेबिट जब होता है ना. होप यू रिमेंबर, अभी मैंने आपको बताया. तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, डेबिट, क्रेडिट, ज़ीरो या फेवरेबल. तो सही आंसर जो है वो है डेबिट, वो है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, समझ में आया ना आपको. ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैंक बैलेंस फॉर कस्टमर एंड पासबुक में ओवरड्राफ्ट जो है वो जो है ना आपका, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं इफ़ अ चेक इशूड इज़ ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक. आपने चेक इशू किया और कैश बुक में ही लिखना भूल गए. तो पहले सिर्फ चेक इशूड का मतलब दोबारा से समझते हैं. चेक इशूड मतलब अगेन आपने चेक काट के किसी को दिया, तो कैश बुक में क्या करना होता है, कैश बुक में क्या करते हो आप, उसे माइनस कर देते हो, है ना. अब मुद्दा ये हुआ कि ये कैश बुक में ओमिट हो गया. ओमिट मतलब भूल गए, माइनस करना ही भूल गए. तो ये बोल रहे हैं कि अब इसका असर क्या होगा, इंक्रीज कैश बुक बैलेंस, डिक्रीज कैश बुक बैलेंस, इंक्रीज पासबुक बैलेंस या नॉट अफेक्ट एनी बैलेंस. देखो जब ये कैश बुक में लिखना भूल गए तो पासबुक में तो क्या ही होगा, तो नॉट इफेक्ट एनी बैलेंस, ये तो ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना. दूसरा, हमने कैश बुक में नहीं लिखा तो पासबुक में इसका क्या ही रोल होगा, तो इन पासबुक बैलेंस को भी आप छोड़ दो बिल्कुल ही. अब आपने देखना है ए या बी, कैश बुक पे क्या असर पड़ रहा है आपका. देखो आपने तो कैश बुक में माइनस करना ही भूल गए, तो बी ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाता है. बचता क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज़ कैश बुक बैलेंस. जाहिर सी बात है जब आप माइनस करना भूल गए, माइनस करना मतलब कि आपने बैलेंस को डिक्रीज़ करना था, वो डिक्रीज़ करना भूल गए. अब डिक्रीज़ करना भूल गए इट मीन्स वो क्या पड़ा हुआ है, इंक्रीज़ हो गया आपका कैश बैलेंस. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक.
मतलब इनमें से कौन सा वो कारण नहीं है जिस वजह से आपका कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता। ऑप्शन आपको दिए हैं टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स इन कैश बुक, एरर्स इन पासबुक या प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब किन कारणों की वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अब देखो, टाइमिंग डिफरेंस से आता है, एरर्स इन कैश बुक से आता है, एरर्स इन पासबुक से आता है। अभी तक 7 ही हमने एमसीक्यू किए, 7 एमसीक्यूज़ में ये तीनों कारणों की वजह से हमारा कैश बुक पासबुक मैच नहीं कर रहा था। सो बाकी क्या बचा? प्रेपरेशन इन ट्रायल बैलेंस। सो सही आंसर तो प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही है। अब ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन समझो, मतलब समझो। देखो, ट्रायल बैलेंस का कैश बुक या फिर पासबुक से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सो अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस का इसमें कोई रोल नहीं है। डिफरेंस आने का रोल होता है सिर्फ यही 3। ठीक है, इन्हीं 3 की वजह से बीआरएस बनाना पड़ता है हमें, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, कैश बुक में गलतियां हो जाने की वजह से या पासबुक में गलतियां होने की वजह से। ठीक है, इन्हीं कारणों की वजह से हम बीआरएस बनाते हैं। सो ट्रायल बैलेंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना? ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस स्टार्टिंग विद कैश बुक बैलेंस। देखो, हमने लास्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने शुरुआत में ये किया था ना, बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ। उसमें हमने शुरुआत किया था बैलेंस एज पर कैश बुक, या मैंने आपको बताया था बैलेंस एज पर पासबुक। किसी भी चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस स्टार्टिंग विद कैश बुक बैलेंस। मतलब हम बीआरएस बना रहे हैं और हमें गिवन क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये गिवन है हमें। अब ये बोल रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कहते हैं अब इस प्रॉब्लम को हम क्या सॉल्व करेंगे। देखो, अब हमने कई क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने यानी कि कैश बुक में इसे माइनस कर दिया, पर पासबुक में ये माइनस नहीं हुआ। माइनस नहीं हुआ तो क्या पड़ा हुआ है, प्लस, है ना, ऐड पड़ा हुआ है ये, है ना, पासबुक में ये प्लस पड़ा हुआ है। और हमें बैलेंस एज पर किया है कैश बुक, हमने किसे फॉलो करना है, पासबुक को। तो पासबुक में ऐड है तो हम भी क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं, अ डिसऑनर्ड चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिसऑनर हुआ और उसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने, तो उससे क्या असर होगा? कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक के बैलेंस को ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, पासबुक के बैलेंस को ज़्यादा करना पड़ेगा, या कोई डिफरेंस ही नहीं होएगा। पहले समझो, जब हमारा चेक डिसऑनर होता है ना, तो हमारा जो बैंक का बैलेंस है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। डिसऑनर हो गया, रिड्यूस हो गया। अब अगर इन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में इन्होंने माइनस ही नहीं किया। माइनस नहीं किया तो इसका मतलब बैलेंस रिड्यूस हुआ ही नहीं, नहीं हुआ रिड्यूस, तो इसका मतलब कैसा बैलेंस पड़ा हुआ है, हायर बैलेंस पड़ा हुआ है ना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैश बुक बैलेंस टू बी हायर। ये हायर आपका रिफ्लेक्ट होगी अमाउंट इसमें। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इसमें आपको बोल रहे हैं, बी आर एस इज़ यूजली प्रिपेयर्ड एट, कब प्रिपेयर किया जाता है बी आर एस? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ 5 ईयर, या एट द टाइम ऑफ ऑडिट ओनली। ये तो बिल्कुल ही गलत है, सिर्फ ऑडिट के वक्त हम बी आर एस बनाते हैं। नो, हमें ज़रूरत नहीं होती क्या?
एंड ऑफ 5 ईयर, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। 5 साल के अंत में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा बैलेंसेस मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आपने सोचना है इन दोनों में से कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग बनाते हैं बीआरएस या फिर हर महीने के एंड में बनाते हैं हम बीआरएस। अब आप खुद सोचो, एक एक दिन की एक एक दिन का डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है। हमने आज का चेक जमा करा, बैंक वालों ने नहीं किया, हमने आज चेक हमारे इशू किया, बैंक वालों ने नहीं किया, मतलब एक एक दिन से इतना ज़्यादा घपला हो रहा है। तो अगर हम पूरे साल भर का वेट करेंगे फिर तो वो गलतियाँ और वो जो मिस्टेक्स हैं वो तो बहुत हाई लेवल की हो जाएंगी। लास्ट में उसको सही कैसे करेंगे? इसीलिए इन गलतियों से बचने के लिए हम बीआरएस हर महीने के एंड में बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम अपने बैलेंसेस को रिकंसाइल कर पाते हैं रेगुलरली। और मंथली बीआरएस बनाने से एक फ़ायदा हमारा ये भी हो जाता है कि हम अपने एरर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। कोई गलतियाँ होने के चांसेस जो है वो हमारे मिनिमाइज़ हो जाते हैं, हम उससे बच जाते हैं। ऑल राइट, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर महीने के एंड में हम लोग बीआरएस बनाते हैं। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 12। आपको पूछ रहे हैं विच बैलेंस इज़ शोन बाय पासबुक। पासबुक में कैसा बैलेंस दिखता है? बैलेंस एज पर बैंक का दिखता है, बैलेंस एज पर बिजनेस का दिखता है, बैलेंस एज पर कैश इन हैंड दिखता है, या बैलेंस एज पर स्टॉक दिखता है? कौन सा बैलेंस दिखता है? एज पर स्टॉक जैसा तो कुछ है ही नहीं। कैश इन हैंड का बैलेंस पासबुक में क्यों दिखेगा? फिर बिजनेस का बैलेंस तो हम कैश बुक में दिखाते हैं। बाकी क्या बचा? एज पर बैंक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो पासबुक होती है, पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक रिकॉर्ड। बैंक रिकॉर्ड में जो हमारा अकाउंट है ना, उसकी जो बुक बनती है उसे बोलते हैं पासबुक। तो वो पासबुक जो है वो दिखाती है किसका बैलेंस? बैंक का, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। आपको बोला है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। कस्टमर था, वो सीधा बैंक में चला गया और उसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, ठीक है। आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन, सबसे पहले वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ? जाहिर सी बात है, बोल तो दिया, कस्टमर डायरेक्टली कहाँ चला गया, डिपॉजिट कहाँ करा दिया उसने? बैंक में। वो सीधा बैंक में चला गया पैसा जमा कराने के लिए। तो सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ? सबसे पहले बैंक में ही रिकॉर्ड हुआ ना, और कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स आर नोन एज फर्स्ट टू बैंक। पहले वो बैंक में जाके जमा कराया तो वो फर्स्ट रिकॉर्डेड वहाँ होगा। बाद में फिर हमें जब जैसे इंटीमेशन मिलेगा फिर हम अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको बोला है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक विल, मतलब पासबुक में बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया। तो पासबुक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस, यानी पासबुक ने गलती से प्लस कर दिया। तो कहते अब क्या होगा? पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक का बैलेंस घट जाएगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस घट जाएगा। अब पासबुक ने गलती की है ना, क्या किया? प्लस कर दिया, गलती से प्लस कर दिया, मतलब उसने बैलेंस बढ़ा दिया। ये रहा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। सो रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक इंक्रीजेस पासबुक बैलेंस इनकरेक्टली। कैश बुक तो अनचेंज रहेंगी। अब कई लोग बोलेंगे कि मैम पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है तो कैश बुक का बैलेंस तो घटा हुआ ही है, तो डी आंसर क्यों नहीं होगा? पर कैसे? ये गलती तो पासबुक की हुई, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त तो पासबुक का ही बैलेंस बढ़ा हुआ है ना, हमें तो जब इंटीमेशन मिलेगा तब की तब देखी जाएगी। बट एट दिस टाइम दिस मिस्टेक इज़ ओनली डन बाय पासबुक, वो भी
गलती से क्रेडिट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओनली द बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज्ड, पासबुक बैलेंस विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, विच अकाउंट इज़ मेंटेन्ड बाय द बैंक फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए बैंक कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है, कैश बुक, बैंक अकाउंट, पासबुक या लेजर अकाउंट। अब देखो बैंक बना रहा है अकाउंट कस्टमर के लिए, तो वो कैश बुक क्यों बनाएगा, कैश बुक तो बिल्कुल गलत है। लेजर क्यों बनाएगा, वो भी गलत है। अब बैंक कस्टमर के लिए बैंक अकाउंट बनाएगा या पासबुक बनाएगा, अकाउंट कौन सा मेंटेन करेगा। इन दोनों में गलती कर सकते हैं। कई बच्चे बोलेंगे बैंक अकाउंट मेंटेन करेगा बैंक कस्टमर के लिए। अरे अकाउंट मेंटेन करना है, बही खाता मेंटेन करना है, तो वो पासबुक है ना। पासबुक इज़ मेंटेन्ड बाय बैंक एंड इट इज़ गिवन टू कस्टमर एज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, बाद में वही पासबुक लेके जाते हैं हम सारी एंट्री कराने के लिए, ठीक है। सो पासबुक इज़ मेंटेन्ड बाय द बैंक फॉर द कस्टमर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पासबुक। ओके, समझ में आया आप लोगों को। ऑल राइट, तो आज हमने 15 MCQs डिस्कस किए। इनकी ज़रा हम समरी निकाल देते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो BRS का जो टेस्ट है ना, ये क्लैरिटी कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपके कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे ना, BRS के क्वेश्चन आप उतने ईजीली कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि द मोर न्यूमेरिकल्स यू विल सॉल्व ना, तो उतना ज़्यादा यू विल गेट कॉन्फिडेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, टू सॉल्व द MCQs। क्योंकि डायरेक्ट MCQs पे जंप करना इज़ डिफ़िकल्ट, फिर आप सही से नहीं समझ पाओगे। तो पहले न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके आओ, फिर उसके बाद आप MCQs आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी टाइमिंग डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने, और हमेशा आपने नोट रखना है कि कौन सी बुक पहले अपडेट की गई है। ओवरड्राफ्ट्स की चीज़ें याद रखनी है, और जो मैंने आपको रूल बताया, बैंक का पासबुक का डेबिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब, कैश बुक का डेबिट, क्रेडिट का मतलब, ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस फिर आपका पासबुक, ये जो BRS है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो अब हमारा BRS का टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हम मूव करेंगे अपने न्यू टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है पार्टनरशिप अकाउंट। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे MCQs यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देते हैं हम, 6% पर एनम, 8% पर एनम, ओनली इफ़ अग्रीड बाय पार्टनर्स। अगर आपस में इन लोगों ने बोला हुआ है, या हम देते ही नहीं है। तो देखो जो सही आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी, कि हम देते ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो लॉ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है। स्टूडेंट अक्सर 6% मार्क करके आ जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 6% होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी अलाउ होता है जब डीड में क्लियरली मेंशन्ड हो, सिर्फ तब, ठीक है। तो यहीं से ट्रैप लग जाता है क्वेश्चन में, तो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से आइटम को हम क्रेडिट करते हैं, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिट हुआ है पार्टनर, तो उस समय हम क्या चीज़ क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक रूल क्या है, अगर आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट करो। तो एडमिशन के टाइम एसेट्स रिवैल्यू होते हैं, ताकि हिडन प्रॉफिट्स या लॉसेस जो हैं वो ओल्ड पार्टनर्स तक ही रहें। इसलिए इंक्रीज़ इन एसेट
हमेशा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट सेज इंक्रीज इन एसेट, इसे हम क्रेडिट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहे हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है तो जो गुडविल आता है, गुडविल बॉट इन कैश जो आता है वो हम किसे क्रेडिट करते हैं? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, फर्म की गुडविल अकाउंट में, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो, गुडविल फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है जो ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट की होती है ओवर द टाइम। इसलिए जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में ओल्ड रेशो में क्रेडिट होती है, ना कि फर्म के गुडविल अकाउंट में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बोल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो कब कैलकुलेट होती है? रिटायरमेंट पे, डेथ पे, एडमिशन पे, या जब पीएसआर चेंज होती है तब? तो देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो तब कैलकुलेट होती है जब ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं, न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में जगह देते हैं। सो रिटायरमेंट में तो ऑपोजिट होता है, वहाँ पे तो गेनिंग रेशो होती है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब कि एडमिशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बतानी है आपने। क्या क्या स्टेटमेंट है? कैपिटल अकाउंट कांस्टेंट रहती है, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, करेंट अकाउंट मेंटेन होते हैं। देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट जो होता है ना वो फिक्स्ड रहता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब कुछ करंट अकाउंट में चले जाते हैं, इसलिए ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या ट्रीटमेंट होगी? 6%, 8%, या आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग, या चार्ज ही नहीं होगा? तो देखो, अगेन पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, ठीक है। 6% का रूल तब अप्लाई होता है जब डीड में लिखा हुआ हो। सो इस क्वेश्चन का पर्पज़ है लॉ वर्सेस अजम्पशन का डिफरेंट टेस्ट करना, ठीक है। इसलिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, विच सेज नॉट चार्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहे हैं विच अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त जितना भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो कैसे आप प्रिपेयर करते हो ना, विच अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड, कौन से अकाउंट को प्रिपेयर करते हो उसे रिकॉर्ड करने के लिए? कैपिटल अकाउंट बनाते हो उसे बांटने के लिए, पी&एल में डालते हो, रिवैल्यूएशन में डालते हो, या पी&एल एडजस्टमेंट में डालते हो? सही आंसर है पी&एल एडजस्टमेंट। अब समझो क्यों। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस जैसे कि जनरल रिजर्व, पी&एल का बैलेंस, इनको जब हम एडजस्ट करना होता है ना तो पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन का काम तो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए होता है, जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिजर्व्स के लिए रिवैल्यूएशन कभी भी नहीं होता, रिजर्व्स के लिए क्या होता है? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको बोल रहे हैं गुडविल इज रिटन ऑफ अमंग पार्टनर्स इन विच रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब एडमिशन के वक्त किस रेशो में गुडविल पार्टनर्स में बढ़ती है? न्यू पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में, सैक्रिफाइसिंग में, या फिर गेनिंग में?
देखो ये एडमिशन है, तो एडमिशन का मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो याद रखना है आपने। गुडविल का बर्डन वही पार्टनर्स उठाते हैं जो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, इसीलिए गुडविल राइट ऑफ हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है, ना कि ओल्ड या फिर न्यू रेशो में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का फीचर नहीं है इनमें से कौन सा? म्यूचुअल एजेंसी, सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब समझो क्यों। पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फर्म और पार्टनर्स सेम माने जाते हैं। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पर पार्टनरशिप में ये नहीं होता है, इसीलिए बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बोल रहे हैं व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पार्टनर ने डिसाइड कर लिया फ्यूचर में हम प्रॉफिट्स कैसे शेयर करेंगे, इक्वली करेंगे, तो गुडविल एडजस्टमेंट बनाई जाती है। वो कौन सी रेशो में बनाई जाती है? ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में, सेक्रीफाइसिंग में या फिर गेनिंग में? देखो सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, सेक्रीफाइसिंग है। समझो क्यों। फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल शेयर करने का डिसीजन लेने पर ओल्ड पार्टनर्स अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे, इसलिए गुडविल एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही शो की जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। इसमें आपको बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट हो रही है तो गुडविल को हम किस में क्रेडिट करेंगे? सभी पार्टनर्स में इक्वली, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, गेनिंग पार्टनर को देंगे गेनिंग रेशो में, या ओल्ड पार्टनर को देंगे ओल्ड रेशो में? तो समझो रिटायरमेंट के टाइम जो पार्टनर फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट लेने वाले हैं वो होते हैं गेनिंग पार्टनर्स, इसलिए गुडविल का बेनिफिट रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशो में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। इनमें से कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर? कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? कैपिटल, रिवैल्यूएशन, करंट या फिर कैश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक्सप्लेनेशन समझो इसकी। रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में बनता है। कब? जब नया पार्टनर आ रहा हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा हो, या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो गई हो। नॉर्मल बिजनेस में ये अकाउंट कभी भी नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इन्हीं सिचुएशंस में, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वाली सिचुएशन में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको बोल रहे हैं इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे शेयर करेंगे हम? इक्वल कैपिटल रेशो में, इक्वल रेशो में, टाइम रेशो में, ये जैसा मैनेजिंग पार्टनर ने बोला है वैसे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्वल रेशो। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक अगर डीड साइलेंट हो तो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर होते हैं, चाहे कैपिटल अनइक्वल ही क्यों ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट? कौन से आइटम को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट? अब ध्यान से समझो, रिवैल्यूएशन के रूल दोबारा बताती हूँ। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे, इसीलिए इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट सेज इंक्रीज इन लायबिलिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15,
इसमें बोल रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड में ड्राइंग को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में, P&L अकाउंट में, करंट अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड ड्राइंग जो है वो करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। और जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पर करंट अकाउंट में क्या है, ड्राइंग में जाएगा। ड्राइंग जो है वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये भी बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना करंट अकाउंट में इंक्लूड होगा ड्राइंग, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको बोल रहे हैं विच रेशो इज़ एप्लीकेबल व्हेन पार्टनर्स रिटायर फ्रॉम द फर्म। रिटायरमेंट के टाइम कौन सी रेशो एप्लीकेबल होती है, सैक्रिफाइसिंग, न्यू, ओल्ड या फिर गेनिंग। तो सही आंसर है डी ऑप्शन, गेनिंग रेशो। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है दे विल बी गेनिंग द फ्यूचर प्रॉफिट्स, है ना। इसलिए रिटायरमेंट का टाइम वी यूज़ गेनिंग रेशो, तो दैट इज़ कैलकुलेटेड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गेनिंग रेशो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इट सेज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन। एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कौन सी रेशो में बढ़ते हैं। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे कि जर्नल रिजर्व्स, P&L बैलेंसेस, ये ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स से बने हुए होते हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी ओल्ड PSR में ही होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओल्ड रेशो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड एज फिक्टिशियस एसेट इन पार्टनरशिप अकाउंट। इनमें से किसको हम फिक्टिशियस एसेट ट्रीट करते हैं, गुडविल को, रिवैल्यूएशन लॉस को, कैपिटल रिजर्व को या जर्नल रिजर्व को। देखो गुडविल जो होती है ना वो होती है एक इंटैंजिबल और एक फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, ये एक क्या है, रेप्यूटेशन रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए गुडविल को हम फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में डालते हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको बोल रहे हैं विच अकाउंट शोज द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। कौन सा अकाउंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के नेट इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल अकाउंट, P&L अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस जो होता है वो यही है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करना और रिवैल्यू करके उनका नेट इफेक्ट निकालना। प्रॉफिट या लॉस डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल राइट, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पार्ट नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिक्वायर्स प्रेपरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कौन सी सिचुएशन में बनाते हो, पार्टनर के एडमिशन में, रिटायरमेंट में, PSR के चेंज में या फिर ऑल ऑफ द अबव में। देखो आंसर तो है डी, ऑल ऑफ द अबव। आप समझो क्यों। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब रिवैल्यूएशन का इफ़ेक्ट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स तक रखना हो, बट एसेट्स लायबिलिटीज़ को बुक में चेंज नहीं करना हो। सो ये सिचुएशन एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन PSR तीनों सिचुएशन में आती है, ठीक है। इसलिए सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे सिचुएशन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप अकाउंट के MCQ ख़त्म होता है और हमारा पार्ट बी भी जो है वो ओवर होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है लेजर अकाउंट। सो अब हम लेजर अकाउंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जब हम जर्नल से लेजर में डेबिट क्रेडिट आइटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कास्टिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग या फिर रिकॉर्डिंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में एंट्रीज ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल मतलब कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री
और इसमें सारी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती हैं वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज। और जो लेजर है वो होती है बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जहाँ पे एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, क्लासिफाइड रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्लासिफाई करते हैं हर एक अकाउंट को। इसलिए जब हम जर्नल एंट्री का डेबिट या क्रेडिट किसी स्पेसिफिक अकाउंट में ले जाते हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। सो JKSSB एग्जामिनर अक्सर कास्टिंग, बैलेंसिंग, रिकॉर्डिंग जैसे वर्ड्स देकर कंफ्यूज कर सकता है आपको, बट यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली शोज अ क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन सा क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट है, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट। अब देखो, कैश अकाउंट, कैश जो है वो होती है हमारी एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। परचेजेस होते हैं हमारे एक्सपेंस, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेबिट। ड्राइंग भी होता है हमारा एक तरह का एक्सपेंस या लॉस कह सकते हो आप, वो भी होगा हमारा डेबिट। अब रह गया कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो होता है क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल फॉर्म की क्या है, एक लायबिलिटी, इसीलिए लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस। कैश, परचेजेस, ड्राइंग ये सब डेबिट बैलेंस के हो गए। तो ये क्वेश्चन बेसिक लगता है पर कभी कभी एलिमिनेशन कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है आपके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोल रहे हैं एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड, मतलब वो अकाउंट जो एक पर्टिकुलर पर्सन की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर इम्पर्सनल अकाउंट। देखो, सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल अकाउंट है। आप समझो रीज़न क्यों। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, राम, श्याम, बैंक, ये सब पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और लेजर थ्योरी में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है इफ़ अ ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड ओनली ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। अगर अकाउंट के सिर्फ डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुई एक ट्रांजेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसी गलती हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल कमीशन या इनकम्प्लीट पोस्टिंग। देखो, आंसर तो इनकम्प्लीट पोस्टिंग है। कारण समझो क्यों। हम अकाउंट्स में चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, और डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या होता है, एवरी डेबिट मस्ट हैव अ इक्वल क्रेडिट। तो अगर सिर्फ एक ही साइड पोस्टिंग हुई है तो ये तो इनकम्प्लीट पोस्टिंग है, इससे ट्रायल बैलेंस आपका टैली कभी भी नहीं करेगा। तो स्टूडेंट समझ लेते हैं इसे एरर ऑफ ओमिशन, और टिक कर देंगे ये लोग ऑप्शन नंबर ए को, और करवा देंगे अपना नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो पर याद रखो कि एरर ऑफ ओमिशन में दोनों साइड मिस होती हैं, एक नहीं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने। सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। मतलब कि लेजर अकाउंट बनाते वक्त इनमें से क्या कोई भी आपका पर्पस नहीं है लेजर अकाउंट की प्रिपरेशन के लिए। तो ऑप्शन है टू असर्टेन बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, टू कैलकुलेट P&L डायरेक्टली, टू क्लासीफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो, आंसर तो है टू, ऑप्शन नंबर सी, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली। अब कारण समझो क्यों। देखो, लेजर का काम होता है क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन करना, और अकाउंट वाइज बैलेंस निकालना, और फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में हेल्प करना। प्रॉफिट या लॉस डायरेक्टली लेजर से नहीं बल्कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। इसीलिए ऑप्शन सी इज़
सही है आपके पास, जो कहता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली, ये एक इनकरेक्ट पर्पस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है व्हेन टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, मतलब एक अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो वो अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, नील बैलेंस, सस्पेंस बैलेंस। नील बैलेंस जैसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि एक एक्सीड कर रहा है ना। सस्पेंस बैलेंस जैसा भी कुछ नहीं है। सो यू नीड टू फाइंड आउट बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो देखो, सिंपल रूल आपने याद रखना है कि अगर डेबिट इज़ मोर देन क्रेडिट तो बैलेंस होगा डेबिट, अगर क्रेडिट इज़ मोर देन डेबिट तो बैलेंस होगा क्रेडिट। सो डेबिट बैलेंस यूजुअली एसेट्स और एक्सपेंसेस में होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट शोज डेबिट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे डेबिट का टोटल जो है वो एक्सीड कर रहा था, है ना। तो आप ये चीज़ याद रखना कि ये क्वेश्चन जो होते हैं लॉजिक बेस्ड होते हैं, रट्टा बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द MCQs, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट, परचेज अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का मतलब आपने सामान बेचा पर उधार पे बेचा, इससे क्या होगा? आपका जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और क्योंकि आपने उधार पे बेचा इट मीन्स आपका अभी पैसा नहीं आया है, फ्यूचर में पैसा आएगा। तो फ्यूचर में पैसा आएगा का मतलब आपके डेटर क्रिएट हो गए, डेटर्स भी इंक्रीज़ हो गए आपके, है ना। तो डेटर बीइंग योर एसेट, एसेट जब इंक्रीज़ होती है तब हम उसे क्या करते हैं? डेबिट, है ना। 2 में आ जाएगा सेल्स, सेल्स क्या होगी आपकी? क्रेडिट, इसलिए हमेशा सेल्स अकाउंट को ही, इसलिए क्रेडिट जो है हमेशा सेल्स अकाउंट को ही मिलेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेल्स अकाउंट। इसको हम क्रेडिट करेंगे जब आप क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो, ठीक है। खैर अगर आप कैश में भी बेचते तब भी क्रेडिट सेल्स ही होता, बस डेटर की जगह यहाँ पर कैश आ जाता क्योंकि आपके पास वहाँ कैश ऑन द स्पॉट रिसीव हो गया था तब, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको बोल रहे हैं लेजर अकाउंट्स आर जनरली बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ। लेजर अकाउंट को हम कब बैलेंस करते हैं? हर ट्रांजैक्शन के एंड पे बैलेंस करते हैं, हर महीने करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, मतलब इन पूरा फाइनेंशियल ईयर के एंड में, या पोस्टिंग के दौरान हम करते हैं। देखो, सही आंसर है अकाउंटिंग पीरियड के अंत में। लेजर अकाउंट्स हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस नहीं होते, उन्हें अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही बैलेंस किया जाता है। मंथली, क्वार्टरली, मोस्टली ईयरली करा जाता है। सो एग्ज़ामिनर एवरी मंथ देकर आपको कंफ्यूज कर रहा है, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ बैलेंस्ड बट नॉट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसे आप बैलेंस करते हो, बस क्लोज नहीं करते हो? नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट। देखो, सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, कैपिटल अकाउंट। अब ज़रा समझो क्यों। देखो, जो कैपिटल अकाउंट होते हैं ना उनको हम बैलेंस करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं कभी भी। नॉमिनल अकाउंट्स जैसे कि एक्सपेंसेस या इनकम्स, इनको तो हम क्लोज कर देते हैं। कैपिटल और एसेट्स अकाउंट को हमेशा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे बट नेवर क्लोज्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट में इनमें से किसके बैलेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है? कैपिटल अकाउंट को, परचेज अकाउंट को, कैश अकाउंट को या डेटर अकाउंट को? देखो, सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, परचेज अकाउंट। अब समझो क्यों। देखो, परचेजेस जो होते हैं वो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड टू द गुड्स, इसलिए इसका बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो बचा आपका कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या डेटर अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाते ही नहीं है। ये तो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की चीज़ें हैं, ठीक है। सो सही आंसर आपका परचेजेस अकाउंट है। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको बोल रहे हैं विच एरर कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। कौन सी ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता है बट मे बी फाउंड थ्रू लेजर स्क्रूटनी। जब आप लेजर की स्क्रूटनी करते हो, लेजर को चेक करते हो, वहाँ मिल जाएगा आपको वो एरर। कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन है, कास्टिंग है, पोस्टिंग है या बैलेंसिंग है? कौन सा एरर है? देखो, सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। अब समझो क्यों। देखो, अगर अमाउंट करेक्ट है पर अकाउंट गलत है, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है ना वो तो टैली कर जाएगा, लेकिन लेजर स्क्रूटनी से एरर पकड़ा जा सकता है। इसीलिए ये एरर ट्रायल बैलेंस जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेजर इज़ इनकरेक्ट। लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहला, लेजर एक प्रिंसिपल बुक है अकाउंट की, सारे अकाउंट लेजर में मेंटेन किए जाते हैं, लेजर जर्नल से पहले बनता है, या लेजर फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में मदद करता है। देखो, सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, लेजर जर्नल से पहले प्रिपेयर किया जाता है। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स। ये होता है हमारा सीक्वेंस। सो लेजर कभी भी जर्नल से पहले नहीं बनता, इसीलिए जो सही स्टेटमेंट है, आई मीन जो करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में से इनमें से किसका बैलेंस आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम या क्लोजिंग स्टॉक? So the correct answer here is option number A, that is outstanding expenses। देखो, outstanding expenses का मतलब unpaid expense, ये है हमारी liability और बैलेंस शीट के liability में शो होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमारी एसेट है, अक्रूड इनकम, ये सारी क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी हमारी एसेट साइड वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द करेक्ट आंसर। Now we have 14th question. It says a nominal account is finally closed by transferring its balance to। मतलब नॉमिनल अकाउंट को अगर हमने क्लोज करना होता है तो उसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या सस्पेंस अकाउंट में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सप्लेनेशन सुनो इसकी। नॉमिनल अकाउंट का फाइनल डेस्टिनेशन ही यही होता है, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं एट द ईयर एंड, ये सारे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फैक्ट्री वाले खर्चों को ट्रेडिंग में भेज देते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको बोल रहे हैं व्हेन एन अकाउंट इज़ सेड टू बी बैलेंस्ड। कब एक अकाउंट को बैलेंस कहा जाता है? जब वो क्लोज हो जाता है, या बोथ साइड इक्वल आ जाती हैं, या उनका डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, या उसे फाइनल अकाउंट में जब भेजा जाता है। इन कौन सी सिचुएशन में बैलेंस कहा जाता है? देखो, सही आंसर है व्हेन डिफरेंसेस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंसिंग का मतलब होता है टोटल बोथ साइड्स, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस को नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करो।
सिर्फ इक्वल होने पर या अकाउंट क्लोज होने पर आप उसे बैलेंस नहीं कह सकते हो। इक्वल होने पर तो अकाउंट क्लोज होता है, बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। बहुत समझदार बच्चे जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते हैं, बट यू नीड टू बी एक्स्ट्रा समझदार, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इट सेज विच अकाउंट इज अफेक्टेड व्हेन बैड डेट्स आर राइट ऑफ। जब हम बैड डेट को राइट ऑफ करते हैं तो कौन से अकाउंट पे अफेक्ट पड़ता है? सिर्फ डेटर अकाउंट पे, सिर्फ बैड डेट अकाउंट पे, बैड डेट अकाउंट और डेटर अकाउंट बोथ, या कैश अकाउंट? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेटर का भी अकाउंट और बैड डेट का भी अकाउंट, दोनों अकाउंट अफेक्ट होते हैं जब बैड डेट को राइट ऑफ किया जाता है। बैड डेट को राइट ऑफ करने का मतलब होता है डेटर्स का कम होना, लॉस को रिकॉर्ड करना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो देखो दोनों अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए हैं इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहे हैं लेजर पोस्टिंग इंश्योर्स व्हाट? chronological record of transaction, classification of transaction, detecting or error, या preparation of journal? So the correct answer is option number B, classification of transaction. journal chronological होता है, ledger classified होता है account wise, ठीक है। ledger का मेन रोल क्या होता है? classify करना transactions को। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में शो ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस? इनमें से कौन से का या डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा? कैपिटल, कैश, डेटर या बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट? देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेटर अकाउंट्स। डेटर नॉर्मली डेबिट होते हैं, लेकिन अगर एडवांस मिल जाए तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए डेटर अकाउंट ईदर बैलेंस शो करता है, ईदर डेट और क्रेडिट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहे हैं इफ़ एन अकाउंट शोज नो बैलेंस। अगर एक अकाउंट का नो बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ? पोस्टिंग में कोई गलती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, या अकाउंट क्लोज हुआ है? सही आंसर है डेबिट इक्वल्स क्रेडिट। ज़ीरो बैलेंस का मतलब एरर नहीं, इसका मतलब डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट है, ठीक है। अकाउंट परफेक्टली बैलेंस है, याद रखना है आपने। ऑल राइट, सो इसके साथ हम इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचे हैं और इस वीडियो के भी लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस का सही सीक्वेंस कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर हमें पता है ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर उसके बाद बनता है लेजर, फिर उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। सो यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं वो फिनिश होते हैं। अब डू लेट मी नो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नेक्स्ट मैराथन सेशन में कवर करवाना है तो, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस। आई विल शेयर द MCQs ऑन द फेसबुक पेज। वहाँ पर जाकर कर आप इन MCQs को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस ऑल्सो, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।